चलिए क्वेश्चन नंबर 40। ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइंड एज Fe415 if the upper yield stress of the steel is 415 Newton per mm, the ultimate stress of steel is 415 Newton per mm, and partial safety factor is 1.15, and the characteristic strength is 415 Newton per mm square। तो कौन सा इसमें से सही होगा? वो होगा द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द Fe415 इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए इसके डोमेन में चलते हैं। अरे क्या हो गया? ठीक है। बात करते हैं स्टील ग्रेड डेजिग्नेशन के बारे में। जो स्टील ग्रेड Fe415 है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 415 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो Fe जो होता है आयरन स्टील से होता है, 415 किस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंसेप्ट बोलता है। ये रिप्रेजेंट करता है ये यील्ड स्ट्रेस, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है। तो आपको देखना है कि फोकस किस चीज़ पे करना है, 415 न्यूटन एमएम के का रिलेशन किस प्रॉपर्टी से है। ठीक है, तो इसका रिलेशन जो है वो है किससे है? इसका रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से है। नेक्स्ट चलते हैं। The additional cover thickness to be provided in reinforced concrete member that are totally immersed in sea water, सिंपल सा 40 mm होता है। ठीक है, डोमेन देख लेते हैं। कॉन्क्रीट इन मराइन इन्वायरमेंट, सिचुएशन क्या है कि आरसी मेंबर, रेनफोर्स कॉन्क्रीट मेंबर है, वो टोटली इमर्ज्ड है किसके अंदर? समुद्र के अंदर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कवर कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। तो अब चेक लगाते हैं, सी वाटर कितना है। सी वाटर किस पे क्या अटैक करता है? ये क्लोराइड अटैक करता है। ठीक है, कोरोजन का हाई रिस्क होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो कोड वेस्ट एडिशनल कवर जो वैल्यू होती हैं वो होती है 45 mm होती है ना। पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? 40 mm, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो 40 होती हैं, 40 mm इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कॉन्क्रीट ग्रेड ऑफ M35 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इन सी वाटर, मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट दैट इज सी। इसका आंसर सी होगा। डोमेन बोलता है द ब्राइन एक्सपोजर के लिए क्या बोलता है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बैटरी डिस्चार्ज, अरे यार एक सेकेंड गाइस। तो बात करते हैं मराइन एक्सपोजर कंडीशन के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम कॉन्क्रीट ग्रेड क्या होगी? सीवर एक्सपोजर कैटेगरी से हायर ग्रेड या लोअर परमिएबिलिटी ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। फोकस कर रहा है कोड स्पेसिफिकेशन, मिनिमम ग्रेड आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई ग्रेड करनी है। ठीक है, तो जो माइल्ड होता है, यह लिखते हैं, जो माइल्ड होता है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वेदर, जिसकी मिनिमम ग्रेड होती है M20। दूसरा आता है मॉडरेट क्या करता है? एक्सपोज्ड टू रेन, कंटिन्यूसली अंडर
वाटर ब्यूरिड अंडरग्राउंड, अंडर वाटर ब्यूरिड अंडरग्राउंड। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम ग्रेड कितनी है, M25। मॉडरेट हो गया। अब बात करते हैं सीवियर की। सीवियर में आता है सीवर रेन, सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग continuously अंडर सी। तो इसके लिए M30 मिनिमम ग्रेड। उसके बाद आता है वेरी सीवर। इसमें क्या होता है कि सी वाटर स्प्रे, corrosive fumes, buried under aggregate soil। इसके लिए जो मिनिमम होता है वो होता है M35। अब आता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में क्या होता है, ये टाइडल जोन होता है। कॉन्टैक्ट विद केमिकल, M40। क्या लिखा है, जो माइल्ड स्टेट होती हैं वो क्या करती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदरिंग के लिए, जिसके लिए मिनिमम ग्रेड M20 होती है। फिर आता है मॉडरेट। ये क्या करती है, एक्सपोज टू रेन कंटिन्यूसली अंडर वाटर ब्यूरिड अंडरग्राउंड। इसके लिए मिनिमम जो होता है M25 होता है। अब आती है सीवर। सीवर रेन के लिए अल्टरनेट बेटिंग ड्राइंग कंटिन्यूसली अंडर द सी। तो इसके लिए कितना होती है, M30 मिनिमम ग्रेड होती है। अब आती है वेरी सीवियर। वेरी सीवियर के बारे में बात करें तो सी वाटर स्प्रे कोरोसिव फ्यूम्स ब्यूरिड अंडर द एग्रीगेट सोइल, दैट इज M35। उसके बाद में आती है एक्सट्रीम टाइडल जोन कॉन्टैक्ट विद द केमिकल, दैट इज M40। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, विच ऑफ फॉलोइंग पेंसिल गर्म हो रही है यार, पता नहीं क्यों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स फॉल अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एज पर IAS 456, स्टेबिलिटी अंडर लोड, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लोर वाइब्रेशंस एंड फॉर्मेशंस ऑफ मैकेनिज्म। तो सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या आता है, सर्विसिबिलिटी के अंदर स्टेबिलिटी अंडर लोड नहीं आएगा, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, फ्लोर वाइब्रेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म ये भी नहीं आएगा। तो चलिए इसका रडार चेक करते हैं। सर्विसिबिलिटी ऑफ लिमिट स्टेट की बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, स्टेबिलिटी, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्लोर वाइब्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिज्म। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सर्विसिबिलिटी का इशू है। ठीक है, तो सर्विसिबिलिटी क्या करती है, कंफर्ट और यूजेबिलिटी होती है। कोलैप्स होता है, रिलेटेड चीज़ें अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। तो सर्विस बिहेवियर आइडेंटिफाई करना, तो कौन सा आएगा सर्विस बिहेवियर के अंदर, फ्लोर वाइब्रेशन। तो और नोट देख लेते हैं यहाँ पर। नोट क्या बोल रहा है, एक्सेसिव फ्लोर वाइब्रेशन excessive floor vibration can render a structure to be of little or no use. So limit state of serviceability include some states. First one is deflection, second is vibration, third is cracking, fourth is corrosion,
ठीक है, तो क्या लिखा है इसने, कभी क्या कहता है, ये बोल रहा है कि एक्सेसिव फ्लोर वाइब्रेशन कैन रेंडर ए स्ट्रक्चर टू बी लिटिल और नो यूज. So limit state of serviceability includes some states. The one is deflection, another one vibration, third one is cracking, fourth is corrosion. अब बात करते हैं, factor of safety is the ratio of, factor of safety is the ratio of tensile strength to working stress, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस. तो इसके अंदर आएगा यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस. ठीक है, चेक करें इसके डोमेन. फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS. क्वेश्चन पूछ रहा है कि FOS को किस रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड कंसेप्ट है, यील्ड स्ट्रेस टू अलाउबल स्ट्रेस इसके अंदर, या वर्किंग स्ट्रेस इसके अंदर लिखा जाता है. सेफ्टी मार्जिन ये डिफाइन करता है. तो फोकस करता है करेक्ट रेशियो का कौन सा होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं. नेक्स्ट, इन रिइंफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज, शेप ऑफ द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम. ठीक है, पैराबोलिक ओवर द फुल डेप्थ, बिल्कुल गलत बात है. पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक, एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस. रेनफोर्स कंक्रीट की बात चल रही है, द शेप ऑफ द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की बात चल रही है, तो इसमें बी सही लग रहा है. सही है लग रहा है. रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ नहीं, रेक्टेंगुलर अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड पैराबोलिक बिलो द, नहीं गलत चीज़, ऐसा नहीं होता. इसमें आएगा बी आंसर आएगा इसमें. डोमेन चेक कर लेते हैं. डोमेन कहता है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन पूछ रहा RCC सेक्शन में शेयर स्ट्रेस डायग्राम का शेप क्या होता है. कंसेप्ट की बात करें तो कंक्रीट कंप्रेशन जोन में होता है, टेंशन जोन क्रैक होता है. सो इलास्टिक बीम थ्योरी वर्सेस क्रैक सेक्शन का डिफरेंस होता है. तो ये जो नॉमिनल होता है ना, ये इसका मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको. जैसे काले पेंच, एक बार डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, ये टोटल क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी. ये क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, ये जो आपकी आ जाएगी डेप्थ. सो अब यहाँ से अपन डायग्राम बनाने शुरू करते हैं. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है यार, कोई बात नहीं, तुम माफ़ कर देना मुझे ऐसे. ठीक है, सो ये होता है Q बराबर B1/VJD. ठीक है, ये A है, ये स्मॉल d है, और यहाँ पर जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आता है वो आता है B/VD. सो इसको बोला जाता है एवरेज स्ट्रेस. क्या बोला जाता है, एवरेज स्ट्रेस. ठीक है, सो इस बात को समझ लेते हैं. तो नॉमिनल स्ट्रेस क्या लिखा है इसने, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस. नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो होता है वो होता है टाउ V बराबर B/VD. ठीक है, तो और नेक्स्ट नोट, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस वेरिएशन पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस. तो पैराबोलिक दिख रहा है ना आपको, अबव न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट बोलता है एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस. तो ये रेक्टेंगुलर आ गया बिलो न्यूट्रल एक्सिस के. सो बात करते हैं, द इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है, क्या रिकमेंड करता है, रिकमेंडेड एन एवरेज वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस फॉर
total force acting over the section, which value we taken as tau v is equals to b by बी डी। तो क्या लिखा आपने? आपने लिखा है कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो होता है वो टाउ वी वाई बी वाई बी डी होता है। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस वेरिएशन पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो आई एस रिकमेंडेड इन एवरेज वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ओवर द सेक्शन, दैट इज दिस। नेक्स्ट चलते हैं। द मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट by mass per 50 kg of cement to be taken as the sum of individual mass of fine and coarse aggregate for M20 grade of concrete। कितना आएगा इसमें? डायरेक्ट तो मुझे इसका याद है ना कि इसमें 250 आएगा, पर कैसे आएगा वो मुझे नहीं पता। अलग अलग ग्रेड के लिए M20 के लिए 250 होता है, ठीक है। M20 के लिए 250 होता है। M30 के लिए कितना होता है? M20 के लिए कितना होता है? 250, ठीक है। एंड M15 के लिए कितना होता है? शायद 330। एंड M10 के लिए 480। एंड M7.5 के लिए होता है 625। और M5 के लिए होता है 800। इसका डोमेन चेक करते हैं, किधर गया? कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनल M20 गिवन 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम टोटल ड्राई एग्रीगेट क्वांटिटी कितनी होती है। तो नॉमिनल मिक्स का जो प्रोपोर्शनल होता है 1:1.5 और 3 होता है। फाइन प्लस कोर्स एग्रीगेट का टोटल वेट ऑफ कन्वर्जन अप्लाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। पहला आता है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द कॉन्क्रीट इज स्ट्रेट लाइन अप टू 10% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस। स्ट्रेन डिटरमाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंजेंट मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेकेंड मॉडुलस। तो 47 में क्या आएगा? ये जो स्ट्रेन डिटर्मिनेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंजेंट कर्व, टेंजेंट मॉडुलस, ये नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? सेकेंड मॉडुलस। सो इसमें 1 और 3 आएगा। डोमेन चेक करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एलिमेंट की बात करते हैं। इसमें दे रखा स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन अप टू 10% ऑफ अल्टीमेट लिमिट, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेन डिटर्मिनेशन फ्रॉम द टेंजेंट मॉडुलस, गलत बात। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मॉडुलस। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस स्टेटमेंट में कौन करेक्ट है? तो कॉन्क्रीट परफेक्टिवली लीनियर मटेरियल नहीं होता है। इनिशियल पोर्शन अप्रोक्सीमेट लीनियर होता है। आईएस कोड जनरली सेकेंड मॉडुलस यूज़ करता है। सो इलास्टिक बिहेवियर का करेक्ट इंटरप्रिटेशन चूज़ करना। तो आपको इसके अंदर जो स्ट्रेंथ जो होता है ना, जो गलत है ये वाला है ना, तो ये भी जो चीज़ होती है ना कि स्ट्रेन determination is obtained from second modulus, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कहाँ चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। For a reinforcement concrete beam with M20 concrete with Fe415 steel, the working moment corresponding to the balance failure by the limit state methods of design
8 times of the relatable magnitude of the working moment. Compute y the working stress method. The value of A is nearly. For a reinforced concrete beam with M20 concrete with Fe415 steel, the working moment, the क्या बोल रहे हैं,